हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। वो क्लास क्या रहने वाली है देखते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक एग्रीकल्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को, देखते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एग्रीकल्चर। क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बात करते हैं एग्रीकल्चर से ही। ठीक, बात करने वाले हैं हम एग्रीकल्चर से ही। ठीक, तो एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया वर्ड्स है? जो एग्रीकल्चर है वह कौन सी भाषा से लिया गया वर्ड्स है? तो एग्रीकल्चर हमारा लास्ट में क्या लगा हुआ, कल्चर लगा हुआ है। तो कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड्स है। ठीक, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? तो एग्रीकल्चर शब्द हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। देखो, किसी भी स्टूडेंट को यदि ये शब्द याद करने में दिक्कत हो रही कि एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है, एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया, पैथोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया, सॉइल साइंस कौन सी भाषा से लिया गया है, तो मैंने कुछ समय पहले, 1 या 2 महीने पहले, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टर्म है उनके टर्म जो किस भाषा से रिलेटेड हैं मैंने एक क्लास डाली थी। उस क्लास को जरूर देख लें, उसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। किसको? ये जो शब्द हैं कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से, सॉइल साइंस कौन सी भाषा से है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, तो एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द जो है हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर एग्रीकल्चर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो शब्द कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला एग्री या अगर, दूसरा कल्चरा या कल्टस से बना है। किससे बना है? जो एग्रीकल्चर शब्द है हमारा, एग्री या एगर, एगर प्लस कल्चरा या कल्टस से मिलकर बना है। जो एग्रीकल्चर शब्द है हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है। यह किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? एग्री प्लस कल्चरा या कल्टस से मिलकर बना है। एग्री का मतलब क्या है? एग्री का मतलब है सॉइल। क्या? एग्री का मतलब है सॉइल और कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। क्या? एग्री का मतलब क्या है? एग्री मीन्स है सॉइल और कल्चरा मीन्स है कल्टीवेशन। अर्थात सॉइल में किसी प्रकार का कल्टीवेशन करना, अर्थात अर्थात कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अर्थात मृदा में, सॉइल में किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या एग्रीकल्चर में दिक्कत है क्या किसी को?
है क्या? नहीं है? देखो, जो एग्रीकल्चर वर्ड्स है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? जो एग्रीकल्चर वर्ड्स है हमारे लैटिन भाषा से लिया गया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चरा। एग्री मीन्स क्या होता है? सॉइल, और कल्चरा मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। तो सॉइल में, मृदा में किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। आप समझ में आया? बढ़े आगे? ठीक है, देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ब्रांच हैं, जैसे आपका एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एक्वाकल्चर हो गया। तो हम एक एक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। हम डिस्कस करते हैं पहला। पहली हेडिंग है हमारी एग्रोनॉमी। क्या? एग्रोनॉमी। ठीक, बात करें एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान की शाखाएं। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर को कृषि विज्ञान की शाखाएं। पहला है हम ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर में पहला पढ़ेंगे हम एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं हम एग्रोनॉमी की। ठीक, ठीक, अब यहां से बात करते हैं हम एग्रोनॉमी की। यहां बीच में लिख लूं नॉमी की। अब एग्रोनॉमी शब्द, जो एग्रोनॉमी वर्ड्स है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? तो देखो, मैंने बताया था जिस शब्द के लास्ट में क्या लगा होता है? वाई लगा होता है, वह कौन सी भाषा से लिया जाता है? तो आप कहोगे सर ग्रीक भाषा से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? ग्रीक भाषा से लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो एग्रोनॉमी शब्द जो वर्ड्स है कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह फिर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वह शब्द कौन कौन से हैं? पहला है हमारा एग्रोस प्लस नोमस। ठीक, एग्रोस मीन्स फील्ड, नोमस मीन्स टू मैनेज। एग्रोस मीन्स फील्ड, नोमस मीन्स टू मैनेज, अर्थात फील्ड का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करके उसमें एक सफल फसल उत्पादन लेना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। समझ में आया? एग्रोनॉमी कौन सी भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एग्रोस, दूसरा नोमस। एग्रोस मींस फील्ड, नोमस मींस टू मैनेजमेंट। ठीक है, टू मैनेज या मैनेजमेंट। ठीक है, तो फील्ड का मतलब खेत का उचित प्रकार से प्रबंधन करके उसमें सफल फसल उत्पादन लेना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या एग्रोनॉमी की डिफिनेशन से याद हो गई क्या? देखो, एग्रोनॉमी शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस मींस फील्ड, नोमस मींस टू मैनेज, अर्थात फील्ड का उचित प्रकार से प्रबंधन करके एक सफल फसल उत्पादन लेना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक, अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है? अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है? ठीक है,
सस्य विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो सस्य विज्ञान का पिता पीटर डिक्रेसेंजी को कहा जाता है। किसको? पीटर पीटर डिक्रेसेंजी को कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है, तो पीटर डिक्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। समझ में आया? हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? एग्रीकल्चर क्या है, और दूसरा हमने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर में पहली ब्रांच देख रहे हैं हम एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी में कौन कौन सी फसलों का अध्ययन करते हैं, हम उसके बारे में एक एक स्टडी करने वाले हैं। जैसे एग्रोनॉमी कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, आपकी सीरियल क्रॉप्स आती हैं, पल्सेस क्रॉप आती हैं, फूडर क्रॉप्स आती हैं, फाइबर क्रॉप्स आती हैं। तो जितनी भी प्रकार की क्रॉप हैं उनका हम बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करें, ठीक है, देखते हैं आगे। तो पहली क्रॉप का अध्ययन करते हैं। पहली क्रॉप है हमारी सीरियल। क्या? पहली क्रॉप है हमारी सीरियल। यहां ए पॉइंट बना लूं। पहली क्रॉप है हमारी सीरियल क्रॉप्स। क्या है? सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सीरियल शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, या सीरियल शब्द कौन सी भाषा से बना है? क्या? सीरियल शब्द जिसे अनाज कहते हैं, क्या कहते हैं? अनाज, ठीक। अनाज शब्द जो सीरियल शब्द है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? बात करें तो जो सीरियल शब्द है वह हमारी रोमन भाषा से लिया गया है। किससे? रोमन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? रोमन भाषा से लिया गया है, ठीक। बात करें आगे, देखो। अब बात करते हैं जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, तो सीरियल सीरियल कैसे, किसे कहते किसे हैं? पहली बात तो यही होना चाहिए ना कि सीरियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सीरियल उन सभी क्रॉपों को कहते हैं जो हमारी ग्रेमनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आया क्या? सीरियल क्रॉप्स किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जो हमारी ग्रेमनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। किससे? ग्रेमनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, देखो। तो सीरियल क्रॉप्स में हम दो, ग्रेमनी फैमिली में दो क्रॉपें आती हैं। एक सीरियल क्रॉप्स में, ठीक है, अनाज वाली फसलें हो गई, और एक मिलेट आते हैं। दो दो का अध्ययन करते हैं ना, जैसे व्हीट है, राइस है, ये तो सीरियल में आ गए, और एक मिलेट। लेकिन जो ग्रेमनी फैमिली होती है या पोएसी फैमिली होती है, उसमें दो का अध्ययन करते हैं, एक सीरियल और एक मिलेट। तो जो हमारी ग्रेमनी या पोएसी फैमिली है, क्या है? जो ग्रेमनी या पोएसी फैमिली है उसमें हम दो का अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा? पहला है हमारा सीरियल क्रॉप, दूसरा है हमारा मिलेट क्रॉप्स। ठीक, सीरियल क्रॉप्स और दूसरा है हमारा मिलेट क्रॉप्स। अब आप मुझे बताओ कि सीरियल और मिलेट में क्या डिफरेंस होता है। अब आप मुझे बताओ कि देखो, सीरियल भी ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करती है, मिलेट भी है। मिलेट
होते क्या हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये जो जितने भी मोटे अनाज होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं, मिलेट होते हैं। ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, तो ये क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं। लेकिन सीरियल में आपका राइस है, गेहूं है, जितने भी हैं वो सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, तो यहां मैं पूछ रहा हूं कि सीरियल क्रॉप्स और मिलेट क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप कहोगे सर ये भी ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सीरियल भी ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करती है। क्या सीरियल भी ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करती है और मिलेट भी ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ। देखो, जो सीरियल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे चिकने होते हैं। कभी सीरियल्स के सीड उठा के देखना, गेहूं के या राइस के, ठीक है, तो क्या होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे, चिकने होंगे। लेकिन जो हमारे मिलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं। यही मैन इनकी पहचान होती है। ठीक है, तो अब यदि आपसे कोई पूछता है कि सीरियल क्रॉप्स और मिलेट क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, अर्थात चिकनी होती हैं, और जो मिलेट क्रॉप्स होती हैं, मिलेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं। समझ में आया क्या। ठीक, और दूसरा डिफरेंस बता सकते हो, पहला डिफरेंस क्या बता दिया, चिकनी होती हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बता सकते हो कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, और जो मिलेट क्रॉप्स होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। बता सकते हो क्या। देखो, दूसरे पॉइंट में क्या बता दिया, पहले पॉइंट में बता दिया कि जो सीरियल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी सतह सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है। जो मिलेट्स होते हैं उनकी सतह क्या होती है, खुरदरी होती है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जो मिलेट क्रॉप्स होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी आगे थोड़ा सा इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या बन सकता है कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। लेकिन जो मिलेट क्रॉप्स होती हैं उसमें कम मात्रा में या कम कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। क्या ये तीन डिफरेंस आप बता सकते हो, क्या किसी को बता सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखो अब तो हमने बात कर ली सीरियल और मिलेट्स की। ठीक, अब बात करते हैं, एक शब्द बार बार आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो देखो, अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पहला पॉइंट बना के लिख लो कि जो अनाज वाली फसलें होती हैं, क्या होती हैं, जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखो, इन चीजों को नोट करते हुए चले, मैं बार बार डिफिनीशंस नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है, देखो, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 60 से 80% पाया जाता है। अब कौन से सीरियल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बनेगा ना क्वेश्चन। यहां तो पूछा, ऑल ऑल ओवर बताया गया कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, अनाज वाली फसलें होती हैं, उनमें 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब पूछ रहा है कौन से सीरियल में, अनाज में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
तो कौन से अनाज में पाया जाता है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट? दूसरा पॉइंट बना के लिख लेना, अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस क्रॉप में? तो राइस में। राइस में भी कौन से राइस में? ब्राउन राइस में। अब आप कहोगे कि सर ये ब्राउन राइस क्या है? ठीक है, ब्राउन राइस में कितना पाया जाता है? 76 से 78% कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि सर ये ब्राउन राइस और राइस में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, ब्राउन राइस जिसमें हस्क लगा रहता है उसे ब्राउन राइस या पैडी कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे राइस होता है यदि उससे हस्क को निकाल दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? राइस कहते हैं। ठीक, समझ में आया? एक और डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, राइस और पैडी, राइस या पैडी, ठीक है। तो राइस में क्या डिफरेंस होता है? जिससे हम हस्क नहीं, हस्क निकाल लेते हैं वह राइस है, और जिससे हम हस्क नहीं निकालते उसे हम क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं। यहां पे ये बात की गई है कि जो राइस है, राइस में भी कौन से राइस में? ब्राउन राइस। जो ब्राउन राइस होता है उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट? 76 से 78% देखने को मिलता है। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। जो देखो, राइस और पैडी में क्या डिफरेंस होता है? वो था कि राइस में जब पैडी से हस्क को निकाल दिया जाता है, उसके छिलके को निकाल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राइस कहते हैं। और पैडी किसे कहते हैं? जब उसमें हस्क लगा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं। तो राइस में या ब्राउन राइस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? बढ़े आगे, ठीक है। देखो, 2 पॉइंट लिख लिए, तीसरा पॉइंट लिख लो, अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट हो गया ब्राउन राइस में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, अनाज वाली फसलों में अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? जो अनाज वाली फसलें हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? देखो, तो अनाज में मैंने अभी क्या बात किया? सीरियल क्रॉप्स में, ग्रेमनी फैमिली में हमारे मिलेट्स भी आते हैं और हमारी क्या आती हैं? अनाज वाली फसलें आती हैं। यदि ये दोनों आ जाती हैं तो फिर मिलेट में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। पहले मिलेट को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलेट में एक मिलेट होता है हमारा मिलेट, यहां मिलेट लिख दू, ठीक है, ठीक। तो अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन, प्रोटीन लिख दूं क्या? ठीक है, प्रोटीन लिख ही दे रहा, रुको। फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन, ठीक। तो अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन किस में देखने को मिलता है? तो पहले हम बात करते हैं मिलेट की, ठीक, मिलेट की। तो मिलेट में एक आता है हमारा परसो मिलेट, और एक होता है हमारा फोक्सटाइल मिलेट। फोक्सटाइल मिलेट। तो अब परसों मिलेट में कितने परसेंट प्रोटीन देखने को मिलता है? तो परसों मिलेट में 12.5% प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो फोक्सटाइल मिलेट है उसमें 12.3% प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक। अब बता सकते हो। अब बात करते हैं हम अनाज वाली फसलों की, ये तो हो गए मिलेट, ठीक है। अब बी पॉइंट पे लिख लें अनाज वाली फसलें, सीरियल, ठीक। सीरियल में व्हीट,
व्हीट क्रॉप में यदि देखो मिलेट नहीं ऑप्शन में दिया हो तो अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें देखने को मिलता है? तो व्हीट में देखने, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें देखने को मिलता है? तो व्हीट में देखने को मिलता है। कितना? 11 से 13%। यदि एग्जैक्ट की बात करें तो 12% क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन देखने को मिलता है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि अनाज वाली फसलों में, देखो अनाज वाली फसलों में आपके मिलेट भी आ रहे हैं, सीरियल भी आ रहे हैं, दोनों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। तो अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक फैट किस में देखने को मिलता है? सबसे अधिक फैट, केवल सीरियल की बात हो रही है। ठीक है। अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक फैट किसमें देखने को मिलता है? तो सबसे अधिक फैट किसमें देखने को मिलता है? बाजरा में देखने को मिलता है। किसमें? बाजरा में। कितने परसेंट देखने को मिलता है? लगभग 5 से 7%। सॉरी सॉरी 4.6%, लगभग 5% क्या देखने को मिलता है? फैट देखने को मिलता है। ये बात हो गई हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की कि सीरियल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स किसमें देखने को मिलता है, सीरियल में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें देखने को मिलता है, और सीरियल में सबसे अधिक फैट किसमें देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक फैट किसमें? बाजरा में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्ल मिलेट बोलते हैं, जिसमें 4.6% है। 5% के आसपास क्या देखने को मिलता है? फैट देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? यहां तक बात करें आगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है। यही पॉइंट आया ना हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? ठीक। तो बहुत सारे क्या पढ़ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या नहीं है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या एक्चुअली में? ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे शरीर या बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी या शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब आप कहोगे सर हमें डिफिनीशन से याद नहीं रहती। ठीक है, नहीं रहती तो देखो बेटा आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी है। क्या है वो शॉर्ट फॉर्म? देखें क्या। देखो पहली डिफिनीशन मैंने बता दी, दूसरी में देखो, यदि कार्बोहाइड्रेट्स का CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 के रूप में पाया जाता है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जब CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के रूप में देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। समझ में आया क्या? जब कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के रूप में देखने को मिलता है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं रहता कि कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जैक्ट मतलब है क्या। ठीक है। क्या है मतलब? पहचानने के लिए पता तो है कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने यहां लिख दिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। अब आप बताओ आपको कैसे पता कि यह हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है? पता है क्या? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है जब वहां पे माल्टोज लिख दिया जाता है और पूछा जाता है क्या यह कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। बताओ। ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है? नोट करके लिख लेना। ठीक है। लास्ट में यदि OSE, क्या लास्ट में यदि OSE, जिस शब्द के लास्ट में क्या मिल जाए? OSE लगा मिल जाए, वह क्या होगा? वह हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होगा। समझ में आ गया क्या कार्बोहाइड्रेट्स? किसी प्रकार की दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना? बात करते हैं आगे।
तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार का होता है? अब बात करते हैं टाइप्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स। एक एक को बात करते हुए चलेंगे, ठीक। अब मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 3 प्रकार का होता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड भी कह सकते हैं। तो देखो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? कोई बताएगा क्या कि मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? तो देखो, जब मोनोसैकेराइड्स की एक श्रृंखला या एकल श्रृंखला उपस्थित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। समझ में आया क्या? जब मोनोसैकेराइड की एक श्रृंखला उपस्थित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। और यह क्या होता है? यह जल में घुलनशील होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल होता है। समझ में आ रहा है ना? मोनोसैकेराइड्स किसे कहते हैं? जब किसी में भी क्या होता है, जब मोनोसैकेराइड एकल या एकल श्रृंखला में उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। यह क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अब मैंने नोच, ठीक है, ईटीसी। कौन कौन से हुए? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनानोज आदि। तो ये क्या हो गए? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब बच्चा क्या करता है? कहता है कि सर आप तो बता देते हैं कि ये होता है, हमें याद नहीं रहता कि कैसे याद करें कैसे ना करें। तो देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनेनोज, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख लिया? GFM। क्या लिख लिया? GFM। अब देखो, 2 मिनट की एक कहानी सुन लो, ठीक है। जो मैं कहानी बता रहा हूं उस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कोई भी व्यक्ति अपनेपन न ले, ना किसी को कहे कि सर ऐसे समझा रहे हैं। आप अलग तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन मुझे जिस तरीके से याद हो रहा है मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक आसानी से याद हो जाए। ये एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, जिसमें मोनोसैकेराइड्स की वन श्रृंखला उपस्थित होती है सो मोनोसैकेराइड कहते हैं। यह जल में घुलनशील होता है। यह भी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा टाइप जल वाटर सोल्यूबल होता है, तो मोनोसैकेराइड वाटर सोल्यूबल होता है और डाइसैकेराइड भी वाटर सोल्यूबल होता है। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड होता है वह वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। बात करें इसमें, ठीक है। तो याद करने की देखो ट्रिक क्या है। देखो, कुछ दोस्त थे, ठीक है, 2-3 सारे दोस्त बहुत दिन से पढ़ रहे थे। वो बोला कि यार भाई मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं घूम के आते। क्या बोला? कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो एक दोस्त कहता है सिंगल चले? नहीं यार, वो बोला नहीं मैं अपनी GF को लेके चल रहा हूँ। किसको? GF को, मतलब गर्लफ्रेंड को लेके चल रहा हूँ। वो बोला कि तुम भी यार अपनी गर्लफ्रेंड को लो आ लो साथ में, फिर बढ़िया घूमने चलते हैं। तो दूसरा दोस्त बोलता है चलो पूछ के बताता हूँ यार मेरी वाली क्या बोलती है, ठीक है। तो वो अपने गर्लफ्रेंड से पूछता है चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, मतलब बोरिंग टाइप में लग रहा है। तो उसकी GF क्या बोलती है? मना कर देती है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम घूमते ही रहते हो हमेशा, पढ़ाई नहीं करते हो, घर वाले ऐसे पैसे ऐसे देते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हो, घूमते रहते हो। तो उसकी GF क्या कर देती है? मना कर देती है। तो फिर दोस्त का कॉल आता है, दोस्त से वह बताता है कि यार मेरी वाली GF ने क्या कर दिया? मना कर दिया, मतलब जाने से। अब मुझे भी नहीं जाना है यार, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखो,
तो जी एफ ने मना कर दिया। जो गर्लफ्रेंड है दोस्त की, जी से गर्ल, एफ से फ्रेंड, एम से मना कर दिया। जो दोस्त की जी एफ है, गर्लफ्रेंड है, उसने क्या कर दिया? बाहर जाने से या घूमने फिरने से मना कर दिया। तो कैसे याद कर सकते हो? जी एफ एम। जो दोस्त की गर्लफ्रेंड है, उसने बाहर जाने से, घूमने से मना कर दिया। मतलब जी एफ एम, गर्लफ्रेंड ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो जी से क्या हो गया? जी से हमारा हो गया ग्लूकोज, एफ से हो गया हमारा फ्रक्टोज, एम से हो गया मेनानोज। क्या याद करने में कोई दिक्कत पड़ेगी क्या? पड़ेगी क्या? नहीं ना? ठीक है। अब बहुत सारे पॉइंट लिख लो यहां पे। ग्लूकोज में पॉइंट लिखो। ग्लूकोज में, सॉरी ग्लूकोज में नहीं, पहले फ्रक्टोज में लिख लो। ठीक है। फ्रक्टोज में पॉइंट लिखो कि जितने भी प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, सारे के सारे फ्रूट्स में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो जितने भी प्रकार के फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज शुगर देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? कि फल किसके कारण, कौन सी शुगर के कारण मीठे होते हैं, या फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। क्या दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? तो आप अब बता सकते हो कि जितने भी प्रकार के फल हैं वह किसके कारण मीठे होते हैं? फ्रक्टोज के कारण मीठे होते हैं। चाहे बनाना ले लेना, चाहे केला ले लेना, चाहे अनार ले लेना, जितने भी फ्रूट हैं वह किसके कारण मीठे होते हैं? फ्रक्टोज के कारण मीठे होते हैं। ठीक है। केवल एक सॉरी, केवल एक ऐसी फ्रूट क्रॉप है जो किसके कारण मीठी होती है? ग्लूकोज के कारण मीठी होती है। वह कौन सी है? बैरियर्स बना के दूसरा पॉइंट लिख लेना। फ्रूट में एक ऐसी क्रॉप है जो किसके कारण मीठी होती है? ग्लूकोज के कारण मीठी होती है। क्या बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? देखो, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कारण कौन सा फल मीठा होता है? तो हमारा ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स में पूछा जाता है कि ग्रेप्स में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो ग्रेप्स में हमारे ग्लूकोज शुगर पाई जाती है। समझ में आया? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स और यह पॉइंट। फल किसके कारण मीठे होते हैं? फ्रक्टोज के कारण मीठे होते हैं। अंगूर किसके कारण मीठे होते हैं? तो ग्लूकोज के कारण मीठे होते हैं। बात करते हैं आगे। दूसरा टाइप क्या है? डाइसैकेराइड। क्या है? दूसरा टाइप है हमारा डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जिसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड की दो श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, उसे हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मोनोसैकेराइड्स की दो श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स कहते हैं। यह भी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स के डबल श्रृंखला या दो रूप पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स कहते हैं। यह भी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। इसके बात करें एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो एग्जांपल्स इसके लिख लो, एक लिख लो आप, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लो, सुक्रोज और लैक्टोज। अब आप मुझे बताओ कि सुक्रोज कौन सी क्रॉप में शुगर के रूप में पाया जाता है? जो सुक्रोज शुगर है वह किस क्रॉप में शुगर के रूप में पाई जाती है? पता है क्या? बताएंगे? ठीक है। तो हमने डाइसैकेराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मोनोसैकेराइड के दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? और डाइसैकेराइड वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सुक्रोज और लैक्टोज हैं। सुक्रोज कौन सी क्रॉप में शुगर के रूप में पाया जाता है? तो लिख लो,
शुगर केन, शुगर केन और शुगर बीट। ठीक। शुगर केन और शुगर बीट में कौन सी शर्करा देखने को मिलती है? तो सुक्रोज देखने को मिलती है। बात करते हैं लैक्टोज की, तो इसे क्या कहते हैं? मिल्क शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर, अर्थात यह दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यह दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर कहते हैं। और शुगर ये हो गई। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्रेप्स शुगर के नाम से जाना जाता है। डाइसैकेराइड क्लियर है क्या? बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। अगला तीसरा टाइप है हमारा पॉलीसैकेराइड। ठीक। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? जिसमें मोनोसैकेराइड की वन श्रृंखला उपस्थित होती है, मोनोसैकेराइड। वाटर सोल्यूबल होता है डाइसैकेराइड। जिसमें मोनोसैकेराइड की दो श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, उसे डाइसैकेराइड, वाटर सोल्यूबल होता है। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें मोनोसैकेराइड की बहुत सारी श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। यह एक ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। देखते हैं तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके? ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें क्या आता है? सेलुलोज और स्टार्च। सेलुलोज और स्टार्च। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं, जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। जो स्टार्च किसमें पाया जाता है? जो हमारे जितने भी प्रकार के सीड होते हैं, और क्या होती हैं? रूट क्रॉप होती हैं, और क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, उसमें क्या स्टोरेज के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं आगे। देखो यहां से क्वेश्चन अब बनता है एक, क्या बनता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, देखो आपको भी पता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पौधे अपने भोज पदार्थों का निर्माण करते हैं। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में करते हैं। पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और जब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? संश्लेषण होता है, सिंथेसाइज होता है, तो वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? तो उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बना के लिखना, जब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? सिंथेसिस होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब पहले भोजन क्या पौधे बनाते? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का जब क्या होता है? संश्लेषण होता है, तो वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट लिख लो, कार्बोहाइड्रेट्स का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? आप मुझे बताओ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? वह सुक्रोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगला पॉइंट लिखो,
यदि कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है, स्टोरेज मतलब जैसे सीड में, फ्रूट में और रूट में, रूट क्रॉप, ठीक है, रूट रूट क्रॉप में किस रूप में रहता है? तो यह स्टार्च रूप में रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है। फ्रूट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है। कब? स्टोरेज के टाइम पे, भंडारण के समय पे, जब कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है या भंडारित होता है तो सीड में, फ्रूट में और रूट में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है लास्ट में, ठीक है, जो हमारी क्या होती हैं, जर्मिनेटेड सीड, अंकुरित सीड में जो अंकुरित सीड होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में देखने को मिलता है? तो माल्टोज के रूप में देखने को मिलता है। किस रूप में? माल्टोज के रूप में देखने को मिलता है। जो हमारी जर्मिनेटेड सीड है, अंकुरित सीड है, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में देखने को मिलता है? तो माल्टोज के रूप में देखने को मिलता है। देखो, पहले जो हमारा सीड है, सीड में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इस माल्टोज को आगे लिख दूं क्या थोड़ा सा? देखो, माल्टोज यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा कलर, मैं माल्टोज यहां कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो सीड है, क्या है? सीड है। सीड में क्या पाया जाता था? स्टार्च पाया जाता था। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में था? स्टार्च रूप में था ना? यस। जब सीड में एमाइलेज, एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जब सीड हमारा जर्मिनेट होता है तो उस समय उसमें क्या हो जाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिससे वह क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा? एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारा क्या करता है? सीड में जो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है उसको माल्टोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यहां से क्वेश्चंस बहुत बनता है, इसको इंपॉर्टेंट बना के जरूर से जरूर लिख लेना, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो ये हो गई हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्णतः बात, ठीक है। कुछ कुछ छूटा है क्या कार्बोहाइड्रेट्स में? नहीं छूटा ना। बात करते हैं आगे। सीरियल्स में खाए, अनाजों में खाए जाने के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। खाए जाने के आधार पर अनाजों का वर्गीकरण, तो देखो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला, विश्व, विश्व में खाए जाने वाले अनाज। दूसरा, एशिया। तीसरा, भारत। पहला वर्ल्ड, एशिया, इंडिया। खाए जाने के, खाए जाने के आधार पर अनाजों को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे विश्व में खाए जाने वाले अनाज प्रमुख कौन से हैं? भारत में खाए जाने वाले अनाज प्रमुख कौन से हैं? और एशिया में खाए जाने वाले अनाज प्रमुख कौन से हैं? तो वर्ल्ड में बात करें, पहले नंबर पर खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? तो व्हीट है। कौन सा है? कौन सा है? व्हीट है, गेहूं। विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? गेहूं है। दूसरे नंबर पर विश्व में खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो राइस है। क्या है?
राइस है। तीसरे नंबर पर खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? तो मेज है। चौथे नंबर पे खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? तो पोटैटो है। ठीक। पहले नंबर पर खाए जाने वाला अनाज गेहूं, दूसरे नंबर पे खाए जाने वाला अनाज चावल, तीसरे नंबर पे खाए जाने वाला अनाज मक्का, और चौथे नंबर पे खाए जाने वाला अनाज तो नहीं बोल सकते, लेकिन चौथी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको आलू को हटा दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हम अनाजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मक्का। ठीक। जबकि एशिया में सबसे अधिक कौन सा अनाज खाया जाता है? तो एशिया में सबसे अधिक पहले में नंबर पे राइस को खाया जाता है, दूसरे नंबर पे व्हीट को खाया जाता है, तीसरे नंबर पे मेज को खाया जाता है। इसी तरह सेम टू सेम इंडिया में है। पहले नंबर पे राइस को खाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे किसको खाया जाता है? व्हीट को खाया जाता है। तीसरे नंबर पे किसको खाया जाता है? तो तीसरे नंबर पे मेज को खाया जाता है। ठीक। एशिया और भारत में दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो हमारे देश में 65% 65% लोगों का भोजन क्या है? राइस है। मतलब 65% भोजन के लिए राइस पर ही डिपेंड है। 65% लोगों का भोजन क्या है? राइस है। तो हमारे देश में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? राइस है। जबकि विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज व्हीट यानी गेहूं है। हमारे देश में हमारे देश में राइस का 90% प्रोडक्शन होता है। कितने परसेंट? हमारे देश में राइस का 90% प्रोडक्शन होता है। हमारे देश में राइस का कितने परसेंट प्रोडक्शन होता है? तो हमारे देश में राइस का 90% प्रोडक्शन होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, देखते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई हमारे सीरियल्स की। सीरियल में कुछ छूटा तो नहीं रह गया? ठीक है, सीरियल में कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। आगे क्रॉप कौन सी है? आगे है हमारी, अगली हेडिंग बना लो। अगली हेडिंग बना लो पल्स क्रॉप। कौन सी? पल्स क्रॉप। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है हमारी पल्स क्रॉप। अब आप मुझे बताओ कि पल्स क्रॉप, पल्स कौन सी भाषा से लिया गया वर्ड्स है? जो पल्स शब्द है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? जो पल्स शब्द है वह हमारी लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड्स है। जो पल्स शब्द है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? तो जो पल्स शब्द है हमारी लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड्स है। अब आप मुझे बता दो थोड़ा सा, जो पल्स है और एक होता है लेग्यूम। क्या होता है? एक होता है लेग्यूम। क्या आप मुझे पल्स और लेग्यूम में डिफरेंस बता सकते हो क्या? कि पल्स और लेग्यूम में क्या डिफरेंस होता है? बताओगे क्या? जो पल्स है और लेग्यूम है उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो देखो समझो, जो पल्स होती है, जब कोई कंप्लीटली पूर्ण रूप से दाना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लेग्यूम कहते हैं। जैसे अरहर है, चना है, उसका सीड है, ठीक है, वह टूटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीटली है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेग्यूम कहते हैं। लेकिन यदि वह टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। आप क्या दुकान में जाते हो, किराना स्टोर या मॉल पे, तो आप क्या उनसे कहते हो क्या कि मुझे लेग्यूम चाहिए? नहीं ना। क्या बोलते हो? मुझे पल्स यानी दालें चाहिए है, ऐसे ही कहते हो ना। क्या बोलते हो? कि मुझे पल्स यानी दालें चाहिए है। तो यही डिफरेंस होता है कि पल्स और लेग्यूम में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जो कॉन्सेप्ट बताता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अधिकांशतः वाइवा में कहीं भी जाते हो तो पूछे जाते हैं और फंस जाता है बच्चा कि लेग्यूम और पल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो लेग्यूम शब्द है और पल्स शब्द है,
क्या है? लेग्यूम और पल्स दोनों शब्द हमारी लैटिन भाषा से ही हैं। कौन सी भाषा से हैं? लैटिन भाषा से ही हैं। लेकिन पल्स और लेग्यूम में डिफरेंस यही होता है कि जब देखो ये पूरा दाना का दाना रहा है तो उसे हम लेग्यूम कहते हैं, लेकिन जब यह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? दालें कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या लेग्यूम में? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। बात करते हैं आगे। इसको रब कर दूं? ठीक है। अब पल्स क्रॉप में बात करें तो पल्स क्रॉप कहते किसे हैं? ठीक है, पल्स क्रॉप कहते किसे हैं? थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही थी ना यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा सा लिख लेना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 1 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग 4.2 या एग्जैक्ट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 या एग्जैक्ट पूछे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करते हैं, प्रोटीन की बात कर रहे थे। तो अब बात आती है पल्सेस होती क्या हैं? डिफिनीशन तो यही बनेगी ना कि पल्स क्रॉप होती क्या है। ऐसी क्रॉप, ऐसी फसलें जो हमारी किससे? फेवेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पल्स क्रॉप कहते हैं। पल्स क्रॉप किसे कहते हैं? ऐसी फसलें, ऐसी क्रॉप जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। देखो, तो पल्स क्रॉप होती क्या है? ऐसी फसलें जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पल्स क्रॉप कहते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? इनमें क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोटीन मतलब सबसे अधिक पाया जाता है। अब प्रोटीन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड होता है। ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड को हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन का काम क्या होता है? टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करना, ऊतकों की मरम्मत करना, ठीक है, और शरीर को क्या करना? एनर्जी भी प्राप्त करवाना। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटीन। अब लेग्यूम में बात करते हैं आगे। ठीक, बात करें तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक लेग्यूम में सबसे अधिक, ठीक है, अनाजों में सबसे अधिक खाया जाने वाला हो गया। ठीक है, अब लेग्यूम में बात करते हैं। लेग्यूम में सबसे अधिक प्रोटीन किस में देखने को मिलता है? जो लेग्यूम होती हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटीन देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात भूल रही है मुझे, क्या है कि दालों में सबसे अधिक, विश्व में दालों में सबसे अधिक किस क्रॉप को खाया जाता है? विश्व में किस दाल को सबसे अधिक खाया जाता है? विश्व में, क्वेश्चन लिख लो, विश्व में सबसे अधिक, बस इतना भर लिखूंगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक किस दाल को खाया जाता है? तो विश्व में बात करें तो पहले नंबर पे क्या आता है? राजमा आता है। क्या आता है? राजमा आता है। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है? दूसरे नंबर पे आपका पी आता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? आपका ग्राम आता है। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे ग्राम आता है। जबकि इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली दालें, तो सबसे अधिक किस दाल को खाया जाता है इंडिया में? तो सबसे अधिक ग्राम को खाया जाता है, चने को खाया जाता है, चने की दाल को खाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आती है? अरहर आती है।
तीसरे नंबर पे कौन सी क्रॉप आती है? तो मूंग आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम कहते हैं। ठीक, समझ में आया क्या? विश्व में सबसे अधिक कौन सी दालें खाई जाती हैं? तो राजमा की दाल खाई जाती है, दूसरे नंबर पे पी की खाई जाती है, और तीसरे नंबर पे ग्राम की खाई जाती है। अब आप मुझे बताओ, राजमा का बोटेनिकल नेम क्या होता है? फैजियोलस वल्गैरिस होता है। पी का क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। ग्राम का क्या होता है? साइसर एरिटनम होता है। ठीक है। इंडिया में खाई जाने वाली दालें कौन सी हैं? पहले अधिक मात्रा में तो ग्राम खाया जाता है, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक दाल कौन सी खाई जाती है? अरहर, और तीसरे नंबर पर ग्रीन ग्राम खाई जाती है। भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली दाल कौन सी है? चना की है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? अरहर की है। विश्व में सबसे अधिक खाई जाने वाली दाल कौन सी है? राजमा है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कौन सी, थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लो, दालों का राजा किसे कहते हैं? दालों का राजा किसे कहते हैं? तो दालों का राजा किसे कहते हैं? ग्राम को कहते हैं। जबकि दालों की रानी किसको कहते हैं? दालों की रानी किसको कहते हैं? तो मटर को कहते हैं, मतलब पी को कहते हैं। ठीक है। दालों का राजा ग्राम को कहते हैं, दालों की रानी किसको कहते हैं? मटर को कहते हैं। जब सीरियल में बात हुई थी तो सीरियल का राजा किसको कहा जाता है? गेहूं को कहा जाता है। सीरियल की रानी किसको कहा जाता है? मेज यानी मक्का को कहा जाता है। मिलेट में बात करें तो मिलेट का राजा किसको कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। ठीक है। तो अब आगे क्या है देख लेते हैं। आगे इसमें कि सबसे अधिक प्रोटीन किस किस में देखने को मिलती है, उसमें देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे अधिक प्रोटीन लेग्यूम में ही देखने को मिलती है, ये है ही। लेकिन लेग्यूम के अलावा किस किस में प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं, पहला सबसे अधिक प्रोटीन में पहले नंबर पे सोयाबीन, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मशरूम, तीसरे नंबर पर टूना फिश, चौथे नंबर पर क्या आएगा? पी आएगा, पल्स। पल्स, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है? पल्स। और पांचवें नंबर पे क्या आया? व्हीट। ठीक, व्हीट। बात करें हम, एक दो तीन चार पांच। ठीक, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन देखने को मिलता है क्रोपो में। ठीक है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन, फिर मशरूम है, फिर टूना फिश है, फिर पल्स है, फिर व्हीट है। तो बात करें कि सोयाबीन में कितना प्रोटीन देखने को मिलता है, तो यदि एवरेज बात करता है तो 40 से 44%, यदि एग्जैक्ट बात करता है तो 42% प्रोटीन देखने को मिलता है। तो आपसे अब कोई पूछता है कि सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो यदि एवरेज बात करें तो 40 से 44%, यदि एग्जैक्ट बात करता है तो 42% पाया जाता है। और सोयाबीन को क्या कहा जाता है? सोयाबीन को गरीबों का मांस कहते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो मीट है, मांस में सबसे अधिक प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जो मीट है, मीट में सबसे अधिक प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मीट में सबसे अधिक प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन जो क्या है, जो शाकाहारी हैं, जो मनुष्य शाकाहारी है, तो उनमें सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। तो इसलिए क्या कह देते हैं? सोयाबीन को गरीबों का मांस कह देते हैं। गरीबों का मांस किसको कहा जाता है?
पहला पॉइंट लिख लेना, गरीबों का मांस किसको कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लेना, वंडर क्रॉप किस किस क्रॉप को जाना जाता है? तो सोयाबीन को वंडर क्रॉप के रूप में जाना जाता है। पहला, गरीबों का मांस किसे कहते हैं? सोयाबीन को। वंडर क्रॉप के रूप में किसको जाना जाता है? तो सोयाबीन को जाना जाता है। अब बात करते हैं मशरूम में। तो मशरूम में कितने परसेंट प्रोटीन देखने को मिलता है? तो 33% प्रोटीन देखने को मिलता है। कितना परसेंट? 33% प्रोटीन देखने को मिलता है। टूना फिश में 27 से 29% प्रोटीन देखने को मिलता है। कितना? 27 से 29% प्रोटीन देखने को मिलता है। यदि एग्जैक्ट बात करता है, यदि एग्जैक्ट बात करता है तो 28% प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है। पल्स क्रॉप में कितने देखने को मिलता है? पल्स क्रॉप में एवरेज 17 से 27% प्रोटीन देखने को मिलता है। कितना? 17 से 27%। व्हीट में कितना देखने को मिलता है? तो व्हीट की बात करें तो व्हीट में 11 से 13%। यदि एग्जैक्ट बात करें तो 12% प्रोटीन देखने को मिलता है। समझ में आया क्या? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन कितना? 40 से 44%। मशरूम में 33%। टूना फिश में 27 से 29। यदि एग्जैक्ट बात करता है तो 28। पल्सेस में 17 से 27%। अलग अलग पल्सेस में अलग अलग देखने को मिलता है। व्हीट में 11 से 13%। यदि एग्जैक्ट बात करता है तो 12% देखने को मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो हमारे राइस में पाया जाता है। कितना? कितना? 4 से 6% पाया जाता है। कितना? 5 से 7%, सॉरी। कितना पाया जाता है? राइस में सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 5 से 7%। राइस में सबसे अधिक प्रोटीन, सॉरी, राइस में सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 5 से 7% पाया जाता है। ठीक। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रो, फिर उसकी ब्रांचेस, ब्रांचेस में पहला पढ़ा हम एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में कौन कौन सी क्रॉप देखने को मिलती हैं? तो सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं पल्सेस। पल्सेस आज कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे ऑयल सीड क्रॉप, फाइबर क्रॉप। ठीक है। ये जितनी भी क्रॉपें बची हुई हैं सबको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए क्या करें? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।